हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और बच्चों इस चैप्टर का आज रहेगा लेक्चर नंबर 4 यानी चौथा व्याख्यान है। और आज के इस लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्वरण। त्वरण को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है ये त्वरण, इसको समझना है। तो इससे पहले बच्चों हम एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे जब कोई वस्तु है, जब वो गति में है, गति कर रही है, तो उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है कि या तो वो नियत वेग से चल रही हो, नियत चाल से चल रही हो, यानी एक समान गति हो सकती है, इसको कहेंगे एक समान गति। यानी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति का अर्थ क्या हुआ कि वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है। सीधी रेखा में एक समान गति यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो नियत है, चाल भी नियत है, सीधी सीधी चल रही है, क्योंकि हम सरल रेखा में गति की ही बात कर रहे हैं। और असमान गति कौन सी होगी, यानी इसमें वेग हो गया नियत, और असमान गति में यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति में क्या होगा, वस्तु एक सीधी रेखा में चल तो रही है लेकिन उसकी जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो लगातार बदल रही है बच्चों। उसका वेग लगातार बदल रहा हो। सरल रेखा में गति करते हुए भी वेग बदल सकता है। वेग सरल रेखा में गति करते समय वेग कब बदलेगा, जब उसकी चाल बदलेगी। तो असमान चाल से चल रही है यानी स्पीड उसकी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। अब अगर वृत्तीय गति की बात करें बच्चों, तो एक समान गति में यानी अगर नियत चाल से चल रही है, अभी हम बात कर रहे थे सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में क्या है, स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी चाल बदलेगी, वेग भी बदलेगा। चाल नियत है, वेग भी नियत होगा, एक सरल रेखा में गति हो तब। और अब जैसे द्विविमीय गति की बात करें, इस तरीके से गति करने लगी, मान लो उसकी चाल तो नियत है, जैसे यहाँ पर स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वस्तु आ गई, यहाँ स्पीड भी उसकी 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ आ गई, यहाँ भी 40 मीटर पर सेकंड। तो चाल नियत है बच्चों, लेकिन वेग हर जगह बदल रहा है। तो इसको भी एक समान गति कहेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड हर जगह समान है लेकिन वेग ही तो बदल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ सीधी रेखा की बात कर रहा हूँ, ऋजु रेखा में जब गति हो रही है, क्योंकि इस चैप्टर में हम केवल वन डायमेंशन की गति का अध्ययन कर रहे हैं। तो असमान गति का मतलब क्या हुआ, जिसमें वेग लगातार बदल रहा है, ठीक है ना। अगर वेग के रिलेशन में देखें तो ये भी असमान गति हो गई। स्पीड भले ही हर जगह कैसी है बच्चों, स्पीड हर जगह समान है, लेकिन वेग तो यानी चाल हर जगह समान है लेकिन वेग हर जगह बदल रहा है, क्योंकि दिशा बदल रही है। वेग में परमाणु दिशा दोनों होते हैं। तो एक तरीके से ये भी असमान गति ही है वेग के संदर्भ में देखेंगे। तो अगर केवल चाल की बात करेंगे, केवल चाल को देखेंगे, तो ये गति एक समान गति हो गई। तो इन बातों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति मत पैदा करो इन बातों से। हम अब सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और उसका वेग लगातार बदल रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ वेग कब बदलेगा, जब उसकी स्पीड भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगी, यानी अलग अलग बिंदुओं पर चाल अलग अलग होगी, तो वेग भी अलग अलग होगा। यहाँ चाल एक सी थी लेकिन वेग अलग था, क्योंकि यहाँ दिशा की वजह से वेग अलग था, यहाँ चाल की वजह से वेग अलग है, क्योंकि दिशा एक ही है लेकिन चाल हर जगह अलग अलग हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति बाइक पर जा रहा है, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो तात्क्षणिक चाल को बताता है। कभी उसका मीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिखा रहा है, कभी 30, कभी 50, कभी स्पीड तेज़ कर देता है, कभी 60 पर चलाने लगा, कभी आगे भीड़ आ गई, उसको ब्रेक लेने पड़े, कभी शून्य भी हो गई उसकी चाल। तो उसका वेग लगातार बदल रहा है बच्चों। तो त्वरण का कॉन्सेप्ट वेग परिवर्तन से ही है। अगर
यानी असमान गति के संदर्भ में ही हम त्वरण को पढ़ रहे हैं। एक समान गति में तो त्वरण शून्य होगा, लेकिन अभी आप कहेंगे अभी त्वरण बताया तो है नहीं आपने। तो त्वरण बच्चों क्या है? एक तरीके से वेग का बदलना। जैसे ट्रेन चलती है बच्चों एक स्टेशन से, तो पहले खड़ी होती है स्टेशन पर, उसकी चाल शून्य होती है, उसका वेग शून्य होता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वेग बढ़ता जाता है, फिर नियत वेग से चलने लगती है। फिर अगला स्टेशन आता है, तब फिर अपनी स्पीड को कम कर देती है और उस स्टेशन पर, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाती है। तो ये क्या है? असमान गति है। तो यही वेग का बदलना त्वरण है बच्चों। उसकी जो दर है वेग के बदलने की, यानी एकांक समय में कितना वेग बदल रहा है, वही त्वरण है। तो त्वरण की बहुत सिंपल सी परिभाषा हुई, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण क्या हुआ बच्चों? सूत्र क्या बना? दर। समय के साथ दर है, समय के साथ दर है तो नीचे समय आएगा, और किसकी दर है? वेग परिवर्तन की, तो वेग परिवर्तन ऊपर आएगा। यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या समय लिख देता हूं यहां। तो ये त्वरण हुआ। अब इसका मात्रक देखें बच्चों। देखें ऊपर वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे समय है तो 1 सेकंड और आएगा नीचे, तो कितना हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहीं से विमीय सूत्र निकल आएगा। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए, मीटर यानी लेंथ यानी L अपॉन सेकंड यानी टाइम यानी T स्क्वायर यानी LT-2, ये डायमेंशन आ गई। ये विमीय सूत्र आ गया बच्चों। और एक बात ध्यान रखने की है, वेग सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी कैसा हो जाएगा? सदिश राशि। यह सदिश राशि है। तो बात समझ गए? त्वरण यानी 1 सेकंड में कितना वेग बदल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग 40 मीटर पर सेकंड था और 4 सेकंड में वो बढ़ के कितना हो गया? मान लीजिए 60 मीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड में कितना वेग बदल गया? 4 सेकंड में 40 से हो गया 60, तो कितना बदला? 60 में से 40 घटाओगे तो 4 सेकंड में कितना बदला? 60 माइनस 40 करिए, 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया वेग। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। दर का मतलब एकांक में, तो 1 सेकंड में कितना बदला? 20/4 यानी 5 मीटर पर सेकंड बदला 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में उसका वेग इतना बदल गया, यही त्वरण हो गया। तो यहाँ त्वरण कितना निकल के आया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि अब त्वरण लिख रहे हैं कि 1 सेकंड में इतना बदला, 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही तो करेंगे जैसे वेग परिवर्तन, या अब सूत्र से देख लें वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन कितना है? 60 माइनस 40 यानी 20 बटे कितने समय में हुआ ये? 4 सेकंड में, तो 4 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो त्वरण है वो वेग परिवर्तन की दर है कि 1 सेकंड में कितना वेग बदल जाता है। ठीक है ना? अब बच्चों त्वरण भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तात्क्षणिक त्वरण, एक औसत त्वरण। क्योंकि आपने चाल पढ़ी, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, वेग पढ़ा, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग। ऐसे ही त्वरण हम पढ़ेंगे, तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण। तो पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। ये मैंने हटाया नहीं है, ये अभी हमने त्वरण की परिभाषा लिखी थी, इसी को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, व्यापक करते हैं। तो बच्चों त्वरण जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी मैंने लिखा है वेग परिवर्तन। तो त्वरण, एक बात ध्यान रखें, त्वरण को ए से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में एक्सेलरेशन ए से शुरू होता है। तो त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन का मतलब बाद में कितना वेग और प्रारंभ में कितना वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। समय अंतराल भी हो सकता है यहाँ t2 माइनस t1, यानी कितना समय था। तो ये व्यापक सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम निश्चित समय अंतराल की बात करें तो यही हमारा औसत त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें, अब यहाँ पर ये देखें, अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। जैसे पहले 20 था और कितना हो गया 40, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा v बटे डेल्टा t। डेल्टा t कितने समय में हुआ, ये 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हुआ कितने समय में, मान लीजिए 5 सेकंड में। तो देखें पहले 20 था यानी ये v1 हो गया, ये 40 यानी v2 हो गया, 5 सेकंड ये डेल्टा t हो गया, ठीक है। तो त्वरण कितना आएगा यहाँ पर देखें, v2 माइनस v1, यहाँ मान लगा रहे हैं v2 माइनस v1, 40 माइनस 20 बटे डेल्टा t कितना 5 सेकंड, 40 में से 20 गए, 20 बचे, 20 बटे 5 आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव आया, कैसा आया, धनात्मक। मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ बच्चों। अब मान लो उल्टा हुआ होता, ये पहली स्थिति, दूसरी स्थिति कि पहले वस्तु का वेग था 40 मीटर पर सेकंड और घट के हो गया 20, अब वेग घट रहा है कितने समय में, मान लीजिए उतने ही समय में 5 सेकंड में। तो देखें पहले 40 था, ये v1 हुआ, फिर घट के 20 हो गया, ये v2 हुआ, ये डेल्टा t हो गया। तो अब त्वरण निकालिए, कितना आया बच्चों, v2 माइनस v1 यानी 20 माइनस 40 बटे 5 यानी माइनस 20 बटे 5 यानी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 4 आया बच्चों। तो देखें ऋणात्मक भी आ गया, यहाँ धनात्मक आया, यहाँ ऋणात्मक आया। अब देखें तीसरी कंडीशन, पहले वेग था 20 और 5 सेकंड बाद भी रहा 20, तो ये v1 ये v2, तो अब त्वरण कितना आएगा, 0, क्योंकि v2 माइनस v1 करेंगे तो 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 तो आएगा बच्चों। तो त्वरण हो गया 0। यानी अर्थात हम क्या बताना चाह रहे हैं कि त्वरण बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वेग 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, यही बात मैं बताना चाह रहा था। तो बच्चों जब धनात्मक होता है तो उसको हम धनात्मक त्वरण कह देते हैं। और ये क्या हो गया बच्चों, जब त्वरण 0 है, ये हो गई एक समान गति, यानी इसमें त्वरण 0 यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। ये एक समान गति और ये हुई असमान गति। सब बातें समझते चलिए। अब एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ त्वरण आया धनात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक त्वरण, और यहाँ आया ऋणात्मक। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, एक नई बात बता रहा हूँ कि ये जो ऋणात्मक त्वरण आया बच्चों, इसका एक और नाम है। इस ऋणात्मक, या तो ऋणात्मक त्वरण कह लें या इसको हम कह सकते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या नाम दिया जाता है, मंदन। यानी वस्तु मंद होने लगी, उसका वेग मंद होने लगा, मंद होना, कम होना। तो जब कम होगा तो त्वरण ऋणात्मक आएगा, तो त्वरण की जगह हम मंदन भी कह सकते हैं। मंदन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, ये आई है बच्चों।
एक सेकंड सही करते हैं। रिटार्डेशन हो गया, ION। तो ऋणात्मक त्वरण रिटार्डेशन यानी मंदन कहलाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब आगे चलेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं बच्चों औसत त्वरण पर। औसत त्वरण का अर्थ क्या हुआ कि जब कोई वस्तु गति में है और उसका वेग बदल रहा है, यानी असमान गति हो रही है, तो अगर हम किसी निश्चित समय अंतराल में उसके त्वरण को देखें कि जैसे 4 सेकंड से लेके 25 सेकंड के बीच, 4 सेकंड से 20 सेकंड के बीच, इतने समय अंतराल में त्वरण कितना है, तो वो एवरेज औसत त्वरण या माध्य त्वरण कहलाएगा। यानी इसको हम यहाँ समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, ये तो एक जनरल परिभाषा लिख दी थी। अब पर्टिकुलर औसत त्वरण की बात करेंगे तो अब निश्चित समय अंतराल लेंगे, तो यही परिभाषा क्या हो जाएगी, ये शब्द और बढ़ जाएगा, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को सब्जी बेच रहा है भाई, लेनी हो तो ले लो। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं। इसे किससे लिखेंगे बच्चों, ए बार से लिख देते हैं। तो वेग परिवर्तन, और ये वेग परिवर्तन कितने समय अंतराल में हुआ बटे समय अंतराल। अर्थात ए बार बराबर वेग परिवर्तन यानी डेल्टा V बटे डेल्टा T। या ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बार बराबर डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1, समय अंतराल का मतलब T2 माइनस T1, ऐसे भी समझ सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि T1 समय पर वेग V1 था और T2 समय पर V2 था, तो इतने इंटरवल में वेग में परिवर्तन हुआ V2 माइनस V1 और समय अंतराल हुआ T2 माइनस T1। तो ये औसत त्वरण रहा। अभी हमने जो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए थे वो औसत त्वरण के ही थे कि वस्तु का वेग 20 से 40 हो गया था 5 सेकंड में, फिर हमने त्वरण निकाला था तो वो एक एवरेज त्वरण निकल के आया था बच्चों। अब बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की। तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तात्क्षणिक त्वरण का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक समय विशेष पर त्वरण कितना है। अभी हमने ये कहा कि 10 सेकंड में त्वरण निकाला तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया। 10 सेकंड का समय अंतराल लिया। वो 10 सेकंड कौन से हो सकते हैं, वो 10 सेकंड हो सकते हैं 4:10 15 सेकंड से लेकर 4:10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड का अंतर रहा। तो ये एवरेज निकल के आया था यहाँ। अब मैं ये पूछूं कि 4:10 सेकंड पर इसी टाइम पर फिक्स, इतने टाइम पर एक्सेलरेशन कितना था, 4:10 पर कितना था, या 4:10 सेकंड पर कितना था, 4:10 सेकंड पर कितना था, एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो हो जाएगा तात्क्षणिक त्वरण। यानी अब हम समय अंतराल बहुत सूक्ष्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तात्क्षणिक त्वरण को कैसे परिभाषित करेंगे अभी लिखते हैं। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर।
तो बच्चों अभी जो कुछ हमने समझाया उससे आप ये समझ गए कि किसी क्षण विशेष पर, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष का मतलब इसको क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु का उस क्षण, उसी पर्टिकुलर टाइम पर उस क्षण तात्क्षणिक त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब इसके लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी जब पर्टिकुलर टाइम पर यानी किसी एक क्षण विशेष की बात कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम इंटरवल है t2 - t1 या डेल्टा t, वो बहुत सूक्ष्म हो गया, यानी टाइम में अंतर रहा ही नहीं, टाइम इंटरवल शून्य की ओर अग्रसित हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से देखिए जो तात्क्षणिक त्वरण होगा वो a से लिखा जाएगा, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। फिर आगे यहाँ क्या लिखा है बच्चों, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। पिछले लेक्चर्स में हमने ये बताया था बच्चों, जब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, नीचे वाला जो वेरिएबल है उसकी लिमिट 0 है, तो क्या होता है बच्चों, ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो गया, dv ओवर dt। ये एक्सप्रेशन आया तात्क्षणिक त्वरण का। अगले लेक्चर में हम सिखाएंगे बच्चों, अगले में नहीं तो आगे आने वाले लेक्चरों में, कि ये डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो ये सब बातें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी, लेकिन मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनको समझ सकें। तो इसके आगे मुझे एक बात और बतानी है। तो इधर का आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं बच्चों, तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। आगे जो हम बात करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, उस बात को समझेंगे अब। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यानपूर्वक मन लगाकर एक एक शब्द सुनते रहिए। चैप्टर बहुत अच्छा है, मैकेनिक्स के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है ये। मोशन को समझाने का प्रयास कर रहा है ये चैप्टर। कौन सी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, एक सरल रेखा में गति को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो देखें, अभी हमने निकाला कि तात्क्षणिक त्वरण जो है a बराबर है बच्चों dv ओवर dt। अब लेकिन आपने एक बात पढ़ी थी पीछे कि जो तात्क्षणिक वेग होता है वो dx ओवर dt होता है। ये आपके पास नोट होगा बच्चों। तो इस v की जगह में ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, d ओवर dt, ये ऑपरेटर है टाइम के रेस्पेक्ट में, v की वैल्यू dx ओवर dt, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में dx ओवर dt का एक बार और अवकलन होने लगा। तो इस ऑपरेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि d2 ओवर dt स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन द्वितीय अवकलन का ऑपरेटर हो गया बच्चों, ये d2 अपॉन dt स्क्वायर संकारक। ये नहीं कि d स्क्वायर ऊपर कर दिया सर, यहाँ करते आप d स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसा नहीं, dt एक टर्म है यहाँ पर, तो dt स्क्वायर क्या रह गया, x, यानी a बराबर d2x ओवर dt स्क्वायर।
पोजीशन के टर्म में हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यानी जनरलाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिखें, या वेलोसिटी दे रखी है तो इससे निकालेंगे, पोजीशन का फंक्शन दे रखा है तो ऐसे निकालेंगे d2x/dt²। अभी बच्चों आप लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी हम यहाँ वेक्टर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब आगे आप सदिश पढ़ेंगे तब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक अजीब सिचुएशन होगी, अभी आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें, चूंकि ये सदिश राशि है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आगे पढ़ने को मिलेंगी वेक्टर ए, इस तीर को वेक्टर पढ़ा जाता है, वेक्टर dv/dt या d2 वेक्टर x/dt²। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लेकिन इससे अभी परेशान मत होइए, अभी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वेक्टर का कोई फिनोमेना इस पूरे चैप्टर में नहीं लगाना चाहते बच्चों। तो बात समझ रहे होंगे आप बच्चों। गर्मी बहुत है, उमस हो रही है, आज मौसम में क्या करवट बदली है। चलिए खैर, आप यहाँ तक समझ गए। तो बच्चों तात्क्षणिक त्वरण हमें कब निकालने की जरूरत पड़ेगी? जब वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही होगी, यानी असमान त्वरण से गति, उसका त्वरण भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेगों से चल रही होगी, तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में त्वरण भिन्न भिन्न आएगा। अगर एक समान त्वरण से चल रही होती कि त्वरण नहीं बदल रहा होता, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तब मैं समझाऊंगा इस बात को, फुर्सत से अच्छी समझ में आएगी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। हाँ बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी वस्तु दो तरीके से गति कर सकती है, एक समान त्वरित गति, त्वरण क्या है बच्चों? एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन। तो अगर हर एकांक समय पर वेग में परिवर्तन समान है तो वो एक समान त्वरित गति हो गई। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देखोगे तो जो वेग में परिवर्तन है वो समान है। यानी भिन्न भिन्न समय अंतरालों में यदि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान है, यानी हर समय त्वरण एक जैसा है, तो वो गति कैसी कहलाएगी? एक समान त्वरित गति। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे पृथ्वी पर कोई हमने पिंड गिरा दिया और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों g/9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हर एक सेकंड बाद वेग 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है अगर कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है। तो हर एक सेकंड बाद, ये नहीं कि पहले एक सेकंड में वेग बढ़ा 9.8, फिर अगले एक सेकंड में वेग बढ़ा 9 मीटर पर सेकंड, फिर अगले एक सेकंड में 10 बढ़ गया, फिर अगले एक सेकंड में 15 बढ़ गया, फिर अगले एक सेकंड में 4 बढ़ा, फिर अगले एक सेकंड में बढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है, तो हो जाती असमान त्वरित गति। यहाँ क्या है कि हर एक सेकंड में जो वेग परिवर्तन है वो 9.8 का ही हो रहा है। तो ये कैसी गति होगी बच्चों? एक समान त्वरित गति। यानी कोई भी पिंड ऊर्ध्वाधर से गिराया गया है पृथ्वी पर तो उसकी गति एक समान त्वरित गति हुई, क्योंकि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन एक समान है। अब दूसरी बात करेंगे, असमान त्वरित गति। अभी मैं जो बात बताना चाह रहा था वही बात आ गई। असमान त्वरित गति का क्या मतलब हुआ? यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसको नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और ऊपर वाली क्या हो गई? नॉन हटा दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में जो वेग परिवर्तन हो रहा है किसी वस्तु में वो भिन्न भिन्न हो रहा है। यानी कभी एक सेकंड में 9 बढ़ जाता है,
कभी एक सेकंड में 50 बढ़ जाता है, कभी एक सेकंड में बढ़ता ही नहीं, कभी अगले सेकंड में 10 बढ़ता है। भिन्न भिन्न समय अंतरालों में जो वेग परिवर्तन है वो भिन्न भिन्न अमाउंट में बढ़ रहा है। तो बच्चों वो गति कैसी हो जाएगी? असमान त्वरित गति। बात समझ रहे हैं? जैसे आप जब मार्केट में बाइक चलाते हैं तो आपकी गति कैसी होती है? असमान त्वरित गति। कभी तो एक्सेलरेटर पूरा खींच देते हैं और कभी धीरे धीरे कम कर देते हैं, कभी एकदम कम करना पड़ता है, कभी ब्रेक भी लेने होते हैं। तो वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो रहा है, तो वो हो गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज असमान त्वरित गति। तो जब त्वरित गति असमान होती है तभी हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कितना है या औसत त्वरण कितना है। औसत त्वरण कितना है यानी एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना है, ये भिन्न भिन्न होगा अगर गति असमान त्वरित गति कर रही होगी। ये दोनों आप सीख चुके हैं। अगर एक समान त्वरित गति है बच्चों तो दोनों बातें एक ही होंगी, इनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों हमने पढ़े, क्यों पढ़े, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर एक समान त्वरित गति होती तो जितना तात्क्षणिक त्वरण है हर क्षण औसत त्वरण भी उतना ही आता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर असमान त्वरित गति है, पता नहीं 4:10 पर कितना त्वरण था। अगर एक समान त्वरित गति कर रही होती तो जितना त्वरण 4:10 पर है उतना ही 4:20 पर, उतना ही 4:25 पर, उतना ही 4:26 पर। तो हमें इन दोनों की आवश्यकता ही नहीं थी। जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो ना एवरेज निकालने की ज़रूरत है ना इंस्टेंटेनियस निकालने की ज़रूरत है। तो ये बच्चों किस कारण हमने पढ़े ये समझाना चाह रहा हूँ कि गतियाँ असमान भी होती हैं, असमान त्वरित गति भी होती है। तो इन दोनों को पढ़ने का उद्देश्य हमारा इस वजह से था कि ऑब्जेक्ट्स असमान त्वरित गति भी करते हैं। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हुई, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर बच्चों अब हम एक काम करते हैं, चलिए थोड़ी देर में बताएंगे क्या काम करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ तो बच्चों त्वरण के बारे में आप बहुत कुछ सीख चुके। अब मैं आपको एक जो बात बताने जा रहा था वो अब नहीं बता रहा, उसकी वजह है कि अभी मैंने देखा वीडियो फिर लंबा खिंच रहा है और बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत लंबा वीडियो बना देते हो। तो चलिए आज का त्वरण का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अब मैं जो करने जा रहा था अगले लेक्चर में करूँगा, वो मैं बता देता हूँ कि कल के लेक्चर में मैं क्या करूँगा। देखो बच्चों अब तक जितना पढ़ा उस सबको रिमाइंड कराऊंगा आपको, यानी याद दिलाऊंगा, एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि पोजीशन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सबको एक साथ जोड़ के चलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, वैसे ही त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। लेकिन ये चर्चा अभी नहीं कर रहे, अभी समझ में नहीं आएंगी। मैं तुक मिला के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मंतवाजी कर रहा था कि पढ़ा दूँ, लेकिन आपकी शिकायत का भी तो ध्यान रखना है बच्चों। तो चलते हैं इस त्वरण वाले टॉपिक को पूरा करने के साथ, मिलेंगे कल सभी चीज़ों को एक सारांश में बांधते हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।